इजरायल के पास करीब 1,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 5 लाख से भी ज्यादा। इजरायल के पास रिजर्विस्ट्स की बड़ी संख्या है जो इजरायल के आम नागरिक हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो देश के लिए लड़ने को तैयार है। ऐसे में अगर इजरायल और ईरान में जमीनी लड़ाई होती है तो किसका पलड़ा भारी होगा? دیوهای دشمن در کشورهای مختلف است. दो देश, दोनों की नाक की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। कौन है इस लड़ाई में कितना भारी? अगर इजराइल और ईरान के बीच जमीनी लड़ाई की नौबत आई तो किसकी सेना मारेगी बाजी? इजराइल और ईरान की सेनाओं की अलग अलग ताकतें हैं जो हालात के मुताबिक युद्ध के दौरान उनके प्रदर्शन पर असर डाल सकती है। इजराइल की सेना को IDF के नाम से जाना जाता है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, और उनके सामने है ईरान की सेना। ईरान के पास लगभग 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें से 3,50,000 सेना में हैं और 1,90,000 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैं। इसके अलावा 3,50,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। वहीं इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय सैनिक हैं और 4,65,000 की रिजर्व सेना भी है। ईरान के पास तकरीबन 5 लाख जमीनी सैनिक हैं और इजराइल के पास 1,75,000 हैं। दोनों के पास रिजर्विस्ट भी हैं। उसके हिसाब से ईरान के पास तकरीबन 3.5 लाख और रिजर्विस्ट हैं। इजराइल के पास भी हैं। उनका टैंक्स भी ज़्यादा। जमीनी सेनाओं की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसका लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। ईरान और इजराइल के बीच में जॉर्डन, सीरिया, इराक 3 देश पड़ते हैं। 2000 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर लड़ाई में अगर फर्क डालेगा तो वो है एयरफोर्स और मिसाइल्स। लेकिन क्या हो अगर अमेरिकी फौज भी इसमें शामिल हो जाए? तब IDF की तादाद ईरान के मुकाबले क्या होगी? दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश एलाइज हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर युद्ध में शामिल होता है तो इसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सेना है। यहाँ पे तो ग्राउंड इन्वेजन तो है ही नहीं ना, किसी ने हमला तो करना नहीं है और सब कुछ जो भी होगा या मैं कहूँगा कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, तो इसके द्वारा अगर देखते हैं तो उस मकसद से चाहे इनके पास 6 लाख हो और उनके पास 1.5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को अभी भी लगता है कि इजराइल का पलड़ा भारी है और क्योंकि आधुनिक हथियार जो है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है, वो सब कुछ इजराइल के पास है, ईरान के पास नहीं। दूसरी तरफ ईरान के साथ जुड़े नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हमास, हूती और हिजबुल्लाह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने से पहले हमास के पास 20,000 से 25,000 लड़ाके थे, लेकिन इजराइल की कार्रवाई के बाद हमास की पहले जैसी शक्ति नहीं है। 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एक रिपोर्ट में कहा था कि हिजबुल्लाह के पास 20,000 तक सक्रिय लड़ाके हो सकते हैं, जबकि नसरुल्लाह का दावा था कि ये संख्या 1 लाख है। हूती के पास साल 2009 से 2,000 से 10,000 लड़ाके थे, लेकिन 2010 में यमन पोस्ट ने दावा किया कि उनके पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। ये समूह ईरान के लिए क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाते हैं, विशेष रूप से मिसाइल और गुरिल्ला युद्ध के क्षेत्र में। यदि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो मध्य पूर्व का यह पूरा क्षेत्र अस्थिरता के संकट में फंस जाएगा। इसके अलावा मध्य पूर्व के इस क्षेत्र को परमाणु खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। इस जंग ने मध्य पूर्व के बाकी देशों और यूरोप को भी अपने फायदे और नुकसान के मद्देनजर ईरान या इजरायल का साथ चुनने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी हैं, जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बता रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व के देश जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं। अमेरिका पहले ही इजरायल के समर्थन में। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। बीते कुछ समय से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर पकड़ लिया है। हाल ही के हमलों ने इस तनाव को और भड़का दिया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट पर प्रभाव पड़ रहा है।
इस स्थिति में कौन किसके साथ खड़ा है, ये जानना जरूरी है। इजराइल को इस संघर्ष में पश्चिमी देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, खासकर अमेरिका का। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य और राजनीतिक सहायता जारी रखी है। इसके अलावा कुछ अरब देशों ने भी इजराइल का समर्थन किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश जो पहले इजराइल के विरोधी थे, अब उसकी ओर नरम रुख अपना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का समर्थन हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के साथ है। ईरान ने लंबे समय से इन संगठनों की वित्तीय और सैन्य सहायता की है। इस बीच तुर्की और कतर जैसे देश ईरान की ओर झुकाव रखते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए हैं। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो उनके साथ खड़े हों। मुसलमानों को मिलकर रहना होगा, अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। मुस्लिम साथ रहें तो अल्लाह मेहरबान। दुश्मनों से सावधान रहना होगा। दुश्मन हमें तोड़ना चाहता है। मुस्लिम विरोधी विनाश की राह चल रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि मुसलमान एक न हो। ये सिर्फ हमारे नहीं, फिलिस्तीन, यमन सबके दुश्मन हैं। दुश्मन कामयाब हुआ तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। ईरान से गाजा, यमन, लेबनान तक मुस्लिम एक हो जाएं। इजराइल के कुछ प्रमुख मुस्लिम साथी देशों में मिस्र और जॉर्डन हैं, जो शांति समझौते के तहत इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूएई और बहरीन ने अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य रखे हैं। हालांकि साल 2023 में हमास के हमले के बाद बहरीन ने खुद को इससे अलग कर लिया था। दूसरी ओर ईरान, लेबनान और यमन जैसे देश इजराइल के विरोधी हैं और क्षेत्रीय संघर्षों में उलझे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनातनी नई नहीं है। इस संघर्ष का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। मिस्र, जो हमेशा मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में आगे रहा है, इस बार सतर्क है। हालांकि उसने इजराइल के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है, लेकिन स्थिति कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। अब तक ईरान और उसके समर्थक समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती के अलावा किसी और ने गाजा युद्ध में सीधे भाग लेने का कदम नहीं उठाया है। मिस्र ने इजराइल को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक उसने किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं की है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की स्थिति असमंजस भरी है। अप्रैल में इन देशों ने इजराइल को ईरान की मिसाइलों के बारे में सूचना दी थी, जबकि इन्हीं देशों ने अमेरिका और इजराइल को यमन और ईरान में हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। तुर्की और कतर ने गाजा युद्ध में इजराइल की निंदा की है और वो युद्ध विराम वार्ता में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी युद्ध में सक्रिय भागीदारी से परहेज किया है। जंग लड़ने के लिए पैसा और ताकत दोनों चाहिए, तभी जीत संभव है। ईरान की कमाई तेल से होती है, इजराइल तकनीक बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन कौन सा देश कितने दिनों तक युद्ध को खींच सकता है, ये उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की तो वैश्विक तेल की कीमतों में 5% की बढ़त हुई। अगले दिन नेतन्याहू का जवाबी बयान आया तो क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल से आगे बढ़ गया। ईरान विश्व के 4% तेल का उत्पादन करता है, उसकी आमदनी का मुख्य जरिया यही है। बाइडेन के इस बयान के बाद ईरान में हलचल तेज है। इजराइल के हमले के अंदेशे से ईरान ने खार्ग द्वीप के ऑयल टर्मिनल से तेल निकालना शुरू कर दिया है। ईरान को डर है कि इजराइल उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जहाज खार्ग द्वीप पर ईरान के महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल से प्रस्थान कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप से ही ईरान अपना 95% तेल निर्यात करता है। खार्ग द्वीप ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है। ये रणनीतिक रूप से भी ईरान के लिए अहम है, इसीलिए ईरान से जो भी लड़ता है वो यही हमला करता है। 1980 के दशक में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ तब इराक ने यहीं पर बमबारी की थी। डर भी इसी बात का है कि इजराइल भी ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल पर हमला कर सकता है। अप्रैल महीने में हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने ऐसा ही हमला उसके तेल डिपो पर किया था। हालांकि अगर इजराइल ईरान के तेल डिपो पर हमला करता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस पतले जल मार्ग से विश्व का 30% तेल व्यापार होता है। ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो सऊदी अरब को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। दरअसल तेल निर्यात ईरान के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण जरिया है।
अमेरिका की ओर से देश के तेल उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान विदेशों में तेल बेचना जारी रखता है, विशेष रूप से चीन को। 2023 में ईरान ने तेल से ही 35 अरब डॉलर का कारोबार किया था। जनवरी से मई 2024 के बीच ईरान की तेल बिक्री 1.56 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी। अमेरिकी संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद ईरान शैडो फ्लीट के जरिए तेल की तस्करी करता है और दूसरे देशों को 20% छूट पर तेल बेचता है। ईरान के पास शैडो फ्लीट में 383 जहाज माने जाते हैं। 2023 में ईरान का आर्थिक आउटपुट 403 बिलियन डॉलर था, वहीं इजराइल का 509 बिलियन डॉलर था। IMF के मुताबिक 2023 में ईरान की GDP प्रति व्यक्ति आय 4,663 डॉलर थी, जबकि इजराइल की 52,219 डॉलर।